सुषमा जी का बेटा मोहित ऑफिस से काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने माँ बाप से बात करने का भी समय नहीं मिलता। और अगर कभी सुषमा जी आगे बढ़कर उसे कहती कि बेटा 2 मिनट हमारे पास बैठ जाया कर, तो बस सुनकर यही जवाब देता, माँ मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, ऑफिस का अभी बहुत काम करना है। सुषमा जी बेचारी मन महसूस कर रह जाती हैं और यही सोचती कि पति भी बड़े पद पर कार्यरत थे, उनके ऊपर तो ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी थी। फिर भी वह हमेशा उसे और बच्चों को समय देते थे और प्यार से बातें करते थे। बेटा तो बेटा, बहू भी सीधे मुंह बात करना तो दूर, बस हर समय यही जताती रहती कि बच्चों को पढ़ाना और घर संभालना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी तो बेटे वंश की परीक्षाओं के समय अपने पति से कहती कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ा आओ, मेरे बेटे के कम नंबर आए तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। कहने को वंश अभी पहली कक्षा में था। सुषमा जी बहू के साथ घर के कामों में मदद कर आती थी, पर बहू को तो बहाना चाहिए था उन्हें घर से निकलवाने का, क्योंकि कुसुम जी के पति का यहाँ शहर में इलाज चल रहा था। रोज़ रोज़ का उनसे इतनी दूर आना संभव नहीं था, इसलिए वह बेटे के घर कुछ दिन के लिए आए हुए थे। सुषमा जी बेचारी आंखों में आंसू भर कर रह गई। अब उनके भी घुटनों में भी काफ़ी तकलीफ रहती थी, ठीक से चल फिर नहीं सकती थी। फिर भी अपनी बहू का काम में पूरा हाथ बटाती, लेकिन बहू को अपने सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते। कभी कभी सुषमा जी का मन बहुत उदास हो जाता तो उनका मन पोते के साथ खेलने को करता। यह वंश को अपने पास बुलाती तो वह चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुपचाप अपने कमरे में नहीं रहा जाता क्या? सुषमा जी का मन और भी व्यथित हो जाता। उन्हें यही लगता कि पति क्या बीमार पड़े। प्यार के 2 शब्दों के लिए भी वह तरस गई। अब तो घर में जिसे देखो वही उनको डांटने लगा है। आज सुषमा जी के पति का 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट होना था, पर उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। संयोग से आज बेटा घर पर ही था, इसलिए वह उससे बोली, मोहित बेटा तुम्हारे पापा का आज चेकअप होना है, पर मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, तू गाड़ी से उन्हें ले जा। क्या माँ, एक ही छुट्टी मिली है आराम करने के लिए और आप इस दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। रिक्शा करके चले जाओ, आपको कौन सा पैदल चलना है? मोहित गुस्सा करता हुआ बोला और दोबारा अपने कमरे में चला गया। तभी सुषमा जी की बहू रसोई से चिल्लाते हुए बोली, अजी सुनते हो, मुझे पार्लर जाना है, गाड़ी से छोड़ आओ, बाहर बहुत धूप है। हाँ बेबी, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। बेटे के दोहरे व्यवहार को देखकर कुसुम जी के आंखों में आंसू आ गए। आंसू को पोंछते हुए वह बाहर रिक्शे वाले को बुलाने चली गई। दूर दूर तक कोई ऑटो रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। सुषमा जी लंगड़ा लंगड़ा कर पैदल ही रिक्शे वाले को देख रही थी। तभी पीछे से घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो वह वहीं रुक गई। उनके पास एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, अरे माँ जी, लगता है आपके पैरों में बहुत तकलीफ़ है, बताइए कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देता हूँ। बस भैया, मेरे पति का मुझे टेस्ट करवाने जाना है, अगर तुम हमें वहाँ तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सुषमा जी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बेचारे रिक्शे वाले को सुषमा जी पर दया आ गई और उसने उनके पति को रिक्शे में बिठाने में मदद की और डॉक्टर के पास तक ले गया। सुषमा जी को रिक्शे वाले ने नीचे उतारा और उसे पैसे देने लगी तो वह बोला, आप चेकअप करवा कर आ जाइए, मैं तब तक यहीं खड़ा हूँ, क्योंकि आप दोनों को घर जाने के लिए पता नहीं कब तक रिक्शा मिलेगी। इतनी धूप और तकलीफ में आप कैसे खड़े रहेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सुषमा जी ने अपने पति का टेस्ट करवाया और दवाई ली और फिर रिक्शे में बैठकर आ गए। जाते जाते रिक्शे वाले ने अपना फ़ोन नंबर दिया और बोला, माँ जी, आपको कभी भी कहीं जाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाया करूँगा। ऐसी हालत में आपका पैदल चलना ठीक नहीं है। रिक्शे वाले के प्यार भरे तो बोल ने सुषमा जी के जैसे दवा का काम किया। उन्हें दर्द में थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। सुषमा जी बहू बेटे की हर खरी खोटी सह जाती थी जब तक पति सही सलामत है। मजाल की कोई कुसुम जी की तरफ एक उंगली भी उठा सके, लेकिन
जब से पति के एक पैर और एक हाथ पर लकवा पड़ा था तब से वह एकदम लाचार और बेबस हो गए थे। बेटे के पास शहर के इलाज के लिए 6 महीने से आए हुए थे। अब तो बेटा बहू उन दोनों को हमेशा खड़ी खोटी सुनाते रहते। हालांकि इलाज सुषमा जी के पति के रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन दोनों फिर भी ऐसे जताते जैसे सब कुछ अपने पैसों से ही करते हैं। एक दिन सुषमा जी ऐसे ही उदास सी बैठी हुई थी कि तभी उनके पति के ऑफिस के घनिष्ठ मित्र मिस्टर वर्मा जी का अचानक फ़ोन आया कि वो शाम को आनंद जी से मिलने आ रहे हैं, उनका हाल चाल पूछने। तो सुषमा जी बहुत खुश हुई क्योंकि इतने समय बाद पति के मित्र उनके घर आ रहे थे। संडे का दिन था, मोहित भी घर पर ही था। सुषमा जी ने उसे बताया कि आज शाम को पापा के कुछ मित्र आ रहे हैं, खाने पीने और नाश्ते का इंतज़ाम करना या कर देना, जो भी खर्चा होगा तुम्हारे पापा के पैसों से काट लेना। आनंद जी भी अपने दोस्त के आने की खुशी से एकदम चहक उठे थे, मानो जैसे मित्र के मिलने की खुशी में उनके शरीर में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई। लेकिन बहू ने खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया तो सुषमा जी ने खुद ही आनंद जी के दोस्तों के लिए जैसे तैसे करके खाने का खुद ही इंतज़ाम किया। शाम को मिस्टर वर्मा और कुछ मित्र अपनी पत्नी के साथ सुषमा जी और आनंद जी से मिलने आए। शाम को आनंद अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुए तो सुषमा जी ने अपनी बहू से उनका परिचय करवाया। चाय नाश्ते के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बातों ही बातों में मिस्टर वर्मा मोहित से बोले, बेटा आज जो भी तुम हो वह अपने मम्मी पापा की वजह से हो। तुम्हारे पापा के ऊपर परिवार की ऑफिस की जिम्मेदारी थी, वह बेचारे तुम्हें समय नहीं दे पा रहे थे। ये तो भाभी जी की हिम्मत थी जिन्होंने घर परिवार संभालने के साथ साथ तुम्हारी परवरिश भी पूरी निष्ठा से की। जब भी मैं तुम्हारे घर आता तो भाभी जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखता, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की। यह सब करना इतना आसान नहीं होता। अपने माता पिता की हमेशा कद्र करना, उन्हें कभी दुख मत होने देना। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हाँ बेटा, मैंने भी हमेशा तुम्हारी मम्मी पापा को तुम्हारे लिए संघर्ष करते देखा। अब तुम्हारी बारी है इनको सुख देने की। मिस्टर वर्मा की पत्नी भी पति की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए बोली, अंकल जी बुरा मत मानना, उन्होंने कोई अनोखा नहीं किया है। यह दुनिया के कोई आखिरी माँ बाप नहीं है, हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना तो करता ही है। हाँ अंकल जी, नेहा बिल्कुल सही बोल रही है और हम भी इनके लिए कब से इतना कर रहे हैं, तो उसका क्या। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर सुषमा जी की आंखें नम हो गई, पर सबके सामने वह अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित करना चाहती थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछे और मेहमानों के सामने बोली, हाँ भाई साहब, मोहित बहुत अच्छा बेटा है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। मेहमानों के जाने के बाद मोहित सुषमा जी पर भड़क उठा, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक करिएगा ही मत, आखिर आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। बेटे मोहित के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू आ गए। आनंद जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोल पड़े, वाह बेटा, जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, अपने रातों की नींद कुर्बान की, वही आज अपनी माँ के परवरिश पर सवाल कर रहा है, वह भी अपने पत्नी के सामने, जिसने आते ही पूरी तरह से तुम्हें अपने मुंह जाल में बांध लिया। मोहित की बात सुनकर तो जैसे नेहा के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। आखिर तो वो यही चाहती थी कि मोहित अपने माँ बाप के मुंह से निकलकर बस उसका ही होकर रह जाए। दरअसल मोहित को 2-3 दिन से थोड़ी सर्दी जुकाम तबीयत खराब थी, तो नेहा ने रात को उठकर उसका ख्याल रखा। बस फिर क्या था, मोहित तो जैसे उसका कायल हो गया। जब माता पिता ने उसकी तबीयत पूछी तो उल्टा माँ बाप पर ही तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेच कर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। नेहा बेचारी रात भर मेरे लिए जागती रही, मुझे दवाई दी, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। मोहित का ऐसा कहना मानो सुषमा जी की ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। वह दुखी होते हुए बोली, बेटा तुम्हारा दरवाज़ा बंद होता है, इसलिए मुझे
कैसे पता चलता है कि तुम्हें रात में क्या तकलीफ़ हुई। सही कहा बेटा तुमने। अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई। अच्छा सिला दिया तुमने अपने माता पिता के प्यार का। अरे मेरा ना सही अपने माँ का तो कुछ एहसान रखते। मैं तो फिर भी ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारी में लगा रहा था, लेकिन सुषमा जी तो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे ही लगी रहती थी। सारी सारी रात तेरे लिए जागती, कभी तुझे दूध बनाकर पिलाती तो कभी तेरा गीला बिस्तर साफ करती, क्योंकि बेचारी वो तुझे तो एक बार भी नहीं जगाती थी। उसे लगता कि मैं दिन भर का थका हूँ तो मुझे नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। पर सुषमा रात भर तेरे साथ जागती, फिर सुबह जल्दी उठकर घर के काम काज में लग जाती। उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी कभी उसने उफ तक नहीं की। और जब तू बड़ा हो गया तभी रात को तुझे कोई प्रॉब्लम होती तो सुषमा जी ही जागती। तेरी परीक्षा के समय भी जितनी देर हो तू जगता तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। तुझे इंजीनियर बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पैसे खर्च किए पर उसने अपना दिन का चैन रातों की नींद कुर्बान की थी। फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आई। सुषमा जी उसे बेटी की तरह ही प्यार करती थी, पर शायद तेरी पत्नी ने कभी उसे अपनी माँ नहीं समझा और तुझे सुषमा को तजब्बू देना उससे भाता नहीं था। उसे लगता बस तुझ पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। तेरी पत्नी हमेशा तेरी पसंद का खाना बनाती है और तेरे जन्मदिन पर कीमती तोहफे देती, पर यह कहकर कि मैं अपनी शॉपिंग में से आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, और तेरा दिल जीतने में कामयाब हो गई और तू धीरे धीरे उसके मोह जाल में फंसता चला गया और उसने तेरी माँ को कहीं ना कहीं तेरे मन से दूर कर दिया। यह बात हम अच्छी तरह से समझ रहे थे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन ये नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माता पिता की कुर्बानियों को भूल जाएगा और एक दिन यह कहेगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अभी सुबह सुषमा जी चाय नाश्ता लेकर तेरे कमरे में आई तो तूने क्या बोला कि आप नाश्ता रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। नेहा बेचारी रात भर सोई नहीं, उसे नींद पूरी करने दो। कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की कभी परवाह ना करके तुझे इतना बड़ा किया और काबिल बनाया, उसके सारे प्रयासों को एक पल में तूने नकार दिया। सच ही कहा है किसी ने, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो और किसी से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आनंद जी बोले, मैं अपनी पत्नी और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने बहू बेटे को अपना फैसला सुना दिया। बेटा तुम्हें तुम्हारी पत्नी और अपनी खुशहाल ज़िंदगी मुबारक हो। हम अब यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ ससुर जी, बहुत पते की बात कही आपने। अरे दूसरों के घरों में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में रहो। बहू बेशर्म की तरह मुस्कुराते हुए बोली, चलो देर से ही सही पापा, लेकिन आप लोगों से मेरी जान तो छूटी, वरना मुझे खुद आपको गांव छोड़कर आना पड़ता। बेटे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू तैर गए और चुपचाप दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उनका इतना अपमान किया था कि वह अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और एक दिन ऐसे सोए कि अगले दिन उठे ही नहीं। खबर मिलते ही दोनों पति पत्नी तुरंत पहुंच गए। सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद मोहित वापस उस घर को बेचकर अपने शहर जाना चाहता था, इसलिए वो कीमती चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था। उसने अपने पापा की अलमारी खोली। बहुत बार पापा की यह अलमारी खोलकर उसने देखने की कोशिश भी की थी, मगर पापा कभी भी उस अलमारी के इस डोर को हाथ नहीं लगाने देते थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद उसे यह मौका मिल ही गया। उसने जैसे ही वह अलमारी की डोर खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। उसमें मकान के पेपर के साथ कुछ एडवांस के कागजात रखे हुए थे। उसने तो सोचा था कि इसमें कोई कुछ और ही होगा। मोहित ने जैसे ही उन पेपर को पढ़ना शुरू किया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज से 20 साल पहले
उन्होंने मोहित को एक अनाथालय से गोद लिया था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसका शरीर बेजान सा हो गया। उसके हाथ से पेपर छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मोहित की ऐसी हालत देख जब नेहा ने पेपर उठाकर पढ़ा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, गहने मोहित और उसकी पत्नी के नाम कर दिए। मोहित को तो ऐसा लग रहा था कि यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। ये क्या कर दिया मैंने, जिस माता पिता ने मुझे एक नया जीवन दान दिया, मेरी खुशियों के लिए अपनी हर इच्छा को एक तरफ रख दिया, अपने दिल में इस अनाथ को जगह दी। उन्हें मैं 4 दिन अपने घर में जगह नहीं दे पाया, जिन्होंने अब तक अपने हिस्से का निवाला भी सबसे पहले मुझे खिलाया। उन्हें मैं 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खिला सका। धिक्कार है मुझे जैसे बेटे पर। मोहित पश्चाताप की अग्नि में इतना जल रहा था कि वह खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वहाँ से उठकर अपनी मम्मी पापा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मैं कभी आप लोगों के प्रति बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया। मोहित को अपने माता पिता की तस्वीर के आगे रोते रोते काफ़ी रात हो चुकी थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा हो, उठो बेटा, देर से ही सही, लेकिन हमें अपनी तपस्या का फल मिल ही गया। अब हम चैन से मुक्ति पा जाएंगे। मोहित अचानक से चौंकते हुए उठा तो देखा सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास था कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसे अभी भी अच्छे से याद है कि उसकी माँ बचपन में ऐसे ही उसके सर पर हाथ फेरती थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और फैसला किया कि वह इस घर को अपने माता पिता के नाम से वृद्ध आश्रम बनवाएगा और अपने कर्मों की सज़ा कम करने की कोशिश करेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।